हेलो गाइस। तो फिर आज से हम नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसको डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको सेलेक्ट करा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है मैनेजमेंट की प्रोसेस में हम स्टाफिंग उसको डील कर रहे हैं। इसके बाद हम एक एक करके सारे सारे प्रोसेस के स्टेप एलिमेंट्स को देखेंगे। तो स्टाफिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। यानी इसमें क्या करना है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो मेन कंसर्न होता है या हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम अपने वर्क के लिए कुछ वर्कर्स को हायर करें या फिर प्लेस करें या फिर रिक्रूट करें, जिनका कि हम यूटिलाइज़ कर सकें अपने वर्क को सेटिस्फाइड करने के लिए या वर्क को कंप्लीट करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए एक सेटिस्फाइड वर्क फोर्स को हायर करें, जिससे कि हमारा वर्क भी सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो और उनकी इफ़िशियंसी भी हो काम करने की। तो इट फिल्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वही बात हो गई कि स्टाफिंग हम तभी करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं ना किस किस प्लेस में क्या क्या जगह, किस किस वार्ड में कौन कौन सी प्लेस पे क्या क्या चीज़ें खाली हैं, किस किस किन किन लोगों को अपॉइंट करना है। तो क्या करेगा ये, एक तरीके से जब हम उनको अपॉइंट कर देंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो गैप थे या जो स्ट्रक्चरल गैप थे उसको फिल कर देगा। उसके बाद इट इज़ कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। तो जो ये तीन राइट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक राइट पर्सन, सही इंसान या फिर सही पर्सन जिसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हों, सही पोजीशन पर और सही टाइम पे। तो ये जो तीन राइट्स हैं ये स्टाफिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या थे? राइट पर्सन, राइट पोजीशन एंड एट द राइट टाइम। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही है, फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। लाइक अब हम हर किसी को हायर नहीं कर सकते ना, हमें देखना पड़ता है लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम फिल कर सकते हैं अपनी जॉब की जो भी वैकेंसी है। लाइक अगर आपको प्रोफेसर की पोस्ट पे चाहिए तो आप किसी भी बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट को नहीं हायर करोगे, आप किसको हायर करोगे? जिसके पास लगभग एमएससी की डिग्री होगी, राइट। वैसे ही अगर आईसीयू में आपको किसी स्टाफ नर्स को हायर करना है तो फिर आप किसी वार्ड नर्स को हायर नहीं कर सकते, या फिर जिसके पास नॉर्मल वार्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो 1-2 साल का, उसको हायर नहीं कर सकते। या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होगा या फिर आपको ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसने क्रिटिकल या फिर इमरजेंसी एरिया में वर्क किया हो, राइट। तो यही है। उसके बाद क्या है, बेटर परफॉर्मेंस, जो कि स्टाफिंग करने से क्या होगा, जब हम कॉम्पिटेंट वर्कर को एक कॉम्पिटेंट प्लेस पे या फिर उसकी जिस जगह पे ज़रूरत थी उसी जगह पे प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्टिविटी। लाइक आपने किसी क्रिटिकल केयर वाली नर्स को, जिसको क्रिटिकल केयर की नॉलेज है, उसको आईसीयू में प्लेस किया तो इससे क्या होगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी जो भी होगी वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से हमें आइडियली क्या मिलेगा? पेशेंट की हेल्थ में बेनिफिट या फिर हेल्थ अचीव होगी। तो ये है बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑफ कोर्स स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों? लाइक जैसे कि हम अ, अपने वार्ड में या फिर अपने कॉलेजेस में क्या होता है, गैप्स फिल करते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी वैकेंसी आई, मान लीजिए पीडियाट्रिक टीचर की ज़रूरत थी, या मेंटल हेल्थ की टीचर की ज़रूरत थी, या फिर गायनी की टीचर की ज़रूरत थी, तो आपने उनको प्लेस करा। इसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसकी ग्रोथ होगी? आपके इंस्टीट्यूशन की और आपके स्टूडेंट्स की। तो ये बेनिफिशियरी वर्क प्ले करता है स्टाफिंग। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो भी मैन आ रहा है, जो भी मैन पावर आ रही है, वर्क फोर्स आ रही है, उसका हम पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल। वही है, जब अच्छी तरीके से स्टाफिंग हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो भी काम वो इंसान कर रहा होगा वो क्या होगा, एकदम सही तरीके से होगा, तो उसकी भी जॉब सेटिस्फेक्शन उसको वो होगा कि हाँ मैंने काम किया, मेरे काम को प्रेज़ किया जा रहा है। और सही जगह पे हम उस इंसान को प्लेस करेंगे तो जॉब सेटिस्फाइड फील होती है और उसके अंदर मॉरल बिल्ड होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग प्रोसेस। तो ये मैं कह सकती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आता है कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहला स्टेप यही है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। लाइक अगर मैंने अपना यूनिट है, मान लीजिए मैं इंचार्ज हूँ आईसीयू की, तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे वार्ड में क्या क्या कहाँ कहाँ कमी है। लाइक मैं तो नहीं करूँगी, मैनेजमेंट ऊपर टॉप लेवल का काम होता है। तो फिर
लाइक मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टॉप लेवल ओवर लेवल, लाइक जो मेन लीड होगा वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि हमें कितने पोस्ट में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, किस वार्ड में कितनी जगह खाली है, किस वार्ड में किस व्यक्ति की ज़रूरत है। तो हमने रिक्वायर कर लिया कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। ओके, उसके बाद हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब अट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारे जो भी लोग एप्लीकेंट फॉर्म भरेंगे उनको ऑफर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे, लाइक कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, प्लस आपको ये बेनिफिट है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेंट करेंगे। अब एप्लीकेशन देंगे, अब उसमें से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारा कैंडिडेट होता है। तो रिक्रूटमेंट होने के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद उस इंसान को हमने प्लेसमेंट दे दिया, सेलेक्ट कर लिया इंटरव्यूज़ के थ्रू, या जो भी प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके थ्रू हमने सेलेक्ट कर लिया प्लेसमेंट, उसको प्लेसमेंट दे दिया हमने। जैसे कि हमें मान लीजिए आईसीयू की ज़रूरत थी, आईसीयू नर्स की, तो हमने वहाँ पे क्रिटिकल केयर यूनिट में प्लेस कर दिया। प्लेस करने तक ही हमारी प्रोसेस ख़त्म नहीं होती कि लाइक स्टाफिंग थी, हमने प्लेस कर लिया, हो गया, नहीं। अब हमें क्या करना है, उस पर्सन को ओरिएंट कराना है प्लेस से कि ये आपका काम है, आपको ऐसे ऐसे करना है। उसको इन्वायरमेंट से, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सेक्शन से, जो भी वर्कर्स हैं उनसे, सब चीज़ से गो थ्रू करवाना है। उसके बाद उसके काम को देखना है, परखना है किस तरीके से कर रहा है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जो भी हम पर्सन को हायर करते हैं वो एकदम एक्सपीरियंस लेवल का नहीं होता, तो हमें क्या देनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग। तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम देखते हैं जिसको भी हमने हायर किया, अगर उसको और उसके फंक्शंस को फाइनल मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर एकदम फिनिशिंग टच देने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देंगे। और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे, CNEs वगैरह आपने पढ़ा हुआ, इन सर्विस एजुकेशन। उसके बाद ये देने के बाद जो भी वो परफॉर्मेंस करता है उसको चेकआउट करेंगे, एवेलुएट करेंगे और परफॉर्मेंस को अप्रेस करेंगे। परफॉर्मेंस को अप्रेस करने से क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो जो पर्सन होगा वो मॉरली बूस्ट हो जाएगा और अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन। बहुत अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो गया, पेशेंट जो भी हमारा स्टाफ था उसका प्रमोशन हो गया, और आगे की करियर प्लानिंग और कंपनसेशन। तो ये जो स्टेप्स थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो स्टेप थे ये क्या दिखाते हैं हमें, स्टाफिंग की प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस थी हमने देख ली, कैसे हमने कैलकुलेट किया, फिर हायर किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर उसको रखा अपने वार्ड में, प्लेसमेंट दी, फिर ओरिएंटेशन कराया, ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट कराया। उसके बाद परफॉर्मेंस देखी, परफॉर्मेंस अप्रेस करी, प्रमोशन करी, प्लानिंग एंड कंपनसेशन। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस एग्ज़ाम में आती है 5 से लेके 8 नंबर तक के बीच में, तो इसको करना है अच्छे से। नेक्स्ट है स्टाफिंग नॉर्म्स। तो दिस विल बी द लास्ट स्लाइड। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसके आगे का। तो स्टाफिंग नॉर्म्स में क्या क्या आता है, ये ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो दीज आर द स्टैंडर्ड दैट गाइड्स कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ फॉर प्लानिंग नर्सिंग मैन पावर वी हैव टू फॉलो सम नॉर्म्स, लाइक नर्सिंग मैन पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी नर्सिंग पर्सनल की जो लोग आ रहे हैं या स्टाफिंग रिक्रूट हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए ना हमें कुछ लोगों के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जो नर्सिंग नॉर्म्स हैं वो कुछ कुछ कमिटीज़ के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है नर्सिंग मैन पावर कमेटी, सुना होगा आपने उस नाम। उसके बाद है द हायर पावर कमेटी, डॉक्टर बजाज कमेटी, SIU स्टाफ इंस्पेक्शन कमेटी जो कि हॉस्पिटल्स में भी जाती है, राउंड्स होते हैं। TNAI सबको पता है, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये जो 4 5 कमिटीज़ हैं ये क्या करते हैं, नर्सिंग के नॉर्म्स को सेलेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इनके क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं इनकी। तो नॉर्म्स हैव बीन रिकमेंडेड टेकिंग इनटू अकाउंट the workload projected in the ward say WARDS wards and other areas of hospital। तो इनके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको वार्ड्स में प्लेस देते हैं, और प्लेसमेंट देने के बाद हम असेस करते हैं कि आइडियली जितने हमें चाहिए थे स्टाफ उतनी ही हैं कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें TNAI और INC के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा है कि हर 500 बेड पे एक CNO होना चाहिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो होता है वो होना चाहिए। और अगर हम बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो हर 400 बेड पे एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होना चाहिए। DNS की बात करें तो 300 बेड पर एक होना चाहिए।
एंड अगर फिर बेड और ऐड होते हैं तो उसके बेसिस पे 1 पर्सन और ऐड हो जाना चाहिए, एक डीएनएस की पोस्ट और निकलनी चाहिए और उस पर हायर करा जाना चाहिए जो भी पर्सन है। स्टाफ नर्स 1 for 3 बेड्स होना चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए, और जनरल वार्ड्स में 1 for 5 बेड्स। तो ऐसे ही कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और इनकी गाइडलाइंस के बेसिस पे ही हमें चलना पड़ता है। तो आज हमने देखा स्टाफिंग के बारे में, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, प्रोसेस और स्टाफिंग नॉर्म्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वी विल कंटिन्यू विद अदर एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।